बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है हमारे पास, आज हम करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसकी काइंड्स क्या हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक इसका जनरल मीनिंग देखें तो हमारे जहन में ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक मुआहदा है, एक अक़द है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले ब्रीफली कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वो कहता है कि जब एक शख्स दूसरे से किसी अमर के करने या इससे इज्तनाब करने के लिए अपनी मर्जी इस गर्ज से जाहिर करे कि वो शख्स आखिर ज़िक्र की मंजूरी इसकी निस्बत हासिल हो, तो कहा जाएगा कि इस शख्स ने इजाब यानी कि प्रपोजल जो है वो दिया है। और जब कि वो शख्स जिससे इजाब किया जाए इसकी निस्बत अपनी रजामंदी जाहिर कर दे, तो कहा जाएगा कि इसने कबूल किया। अब इजाब के कबूल होने से अहद जो होगा उसको क्या कहेंगे? हम प्रॉमिस कहेंगे। क्योंकि जब एक शख्स ने प्रपोजल दी, दूसरे ने उसको कबूल कर लिया, जैसे उसको हम कहते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसके इजाब कबूल होने के बाद जो अहद होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉमिस कहेंगे। और हर अहद और हर इज्तिमा जो बहम एक दूसरे का बदल हो, इकरारनामा एग्रीमेंट। ठीक है, और जो इकरारनामा अज़रुए कानून काबिल निफाज हो वो मुआहदा कहलाता है। वो क्या कहलाता है जी? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अगर उसको हम एक सिंपल में देखें तो वो कहते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, के सारे जो मुआहदे हैं वो क्या हैं जी? इकरारनामा है। लेकिन बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो एग्रीमेंट हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि आगे जाके वो वाइड भी हो सकते हैं, उसको परफॉर्म नहीं भी किया जा सकता। ठीक है, इसलिए क्या है जी, वो एग्रीमेंट तो हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट हो सकता है, और जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसको फुलफिल ना किया जाए, जब तक कि उसकी कोई जो कानूनी लवाजमात हैं वो पूरे ना किए जाएं। अब वो कहता है जी, इकरारनामा और मुआहदा में फ़र्क ये है कि जिस अमर जिसका इजाब व कबूल हुआ इकरारनामा है, यानी कि क्या है? एग्रीमेंट है, मगर जब तक वो अज़रुए कानून काबिल निफाज ना हो मुआहदा नहीं बन सकता। क्या मतलब? वो कहता है कि जब तक उसमें कोई कानून जो काबिल निफाज ना हो तब तक वो मुआहदा नहीं बनेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि वो एक तब तक वो मुआहदा नहीं कहलाएगा जब तक उसको एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जो इन्फोर्सेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो भी यही बात बता रहा है कि इकरारनामा और मुआहदा में फ़र्क ये है कि हर अमर जिसका इजाब कबूल हुआ इकरारनामा है, मगर जब तक वो अज़रुए कानून काबिल निफाज ना हो मुआहदा नहीं बन सकता। लवाजिम मुआहदा में इजाब कबूल के अलावा बलूगत, सेहत, दिमागी आज़ाद रजामंदी और कानूनी बदल लाजमी शराइत हैं। यानी कि ये हम अभी ओवरऑल कर रहे हैं, थोड़ा सा एक खुलासा बता रहा हूँ, फिर इसको हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसमें जो एसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं उसमें इजाब कबूल के अलावा, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के अलावा बलूगत भी है, सेहत दिमागी भी है, यानी कि वो उसका दिमाग सही हो, तब कि वो इंसेन पर्सन ना हो, और कानूनी बदल लाजमी शराइत हैं, जिसमें एक और चीज़ भी शामिल हो जाती है कि एक इंसॉल्वेंट पर्सन भी ना हो, यानी कि जो डिफ़ॉल्टर होता है। जब एक इकरार ज़बानी या तहरीरी किया जाए तो इसको मुआहदा सरीह यानी कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जब इकरार किसी अमल या वाक़या से मुस्तखरज किया जाए
तो मुआहदा मानवी यानी इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वो ताल्लुक मुशाबा मुआहदा जो फरीकैन की नीयत की बिना पर कानूनन मुस्तनबत यानी कि जाहिर किया जाए, अखज़ किया जाए, तो मुआहदा मुशाबा अकद यानी क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कानूनी इस्तिलाह में इजाब करने वाला मुआहदा प्रोमीजर और कबूल करने वाला मुआहदा प्रोमिजी कहलाता है। और जब मुआहदे की ख्वाहिश पर मुआहदा या कोई और शख्स कोई अमल या इज्तनाब करे या उसका वादा करे तो वो बदल अहद यानी कि कंसीडरेशन फॉर प्रोमिस कहलाएगा। ठीक है, तो अब वो कहता है कि मुआहदा जो बिला बदल यानी कि उसके बदले कोई चीज़ बदल ही ना हो, काबिल नफाज नहीं है। कंसीडरेशन यानी कि जिसमें ना हो वो काबिल नफाज ही नहीं है। इला ये कि मुआहदा किसी फितरी मोहब्बत या लगाव के बिना पर किया जाए, इस सूरत में इसकी रजिस्ट्री लाजिम होगी। हर मुआहदे का फौरी और रास्त नतीजा वो वजूब होता है जिसके इफा की जिम्मेदारी हर फरीक मुआहदे ने कबूल की है। ठीक है, वो कहते हैं अगर वो शख्स जिस पर वजूब आयद होता है इसकी बजावरी में नाकाम रहे तो दूसरे फरीक को ये हक हासिल हो जाता है कि या तो वो कसूरवार फरीक डिफॉल्टिंग पार्टी को मुआहदे के वाकई इफा पर मजबूर करे, यानी कि वो एक बंदे ने मुआहदा किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके बाद वो अपने परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिस्से का जो है जो भी कंसिडरेशन है वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो वो क्या है कि वो दूसरे को मजबूर करेगा, उसे कहेगा कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको परफॉर्म करें। ठीक है, मजबूर करे या अदम इफा की सूरत में मुआहदा की बाबत हर्जा वसूल करे। पहले तो उसे कहेगा कि आपने ये फलां जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था आप इसको पूरा करें, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बात शामिल थी कि हम जो हैं अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो भी हैं वो हम बाखूबी सर अंजाम देंगे। अगर वो नहीं करता, एक पार्टी नहीं करती, तो वो क्या है कि वो उसको पहले वो बताएगा कि उसको याद दिलाएगा, रिमेंबर कराएगा, रिमाइंडर देगा कि वो अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट क्या है परफॉर्म करे। अगर फिर भी वो नहीं करता तो वो फिर कहाँ जाएगा, अदालत में, और वहाँ से जाके क्या करेगा, हर्जा खर्चा या जो भी है उसकी बाबत वो वसूल करेगा अदालत से ही। अब इसको शॉर्ट टाइटल में देखें तो वो कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो पाकिस्तान में इस वक्त नाफिजुल अमल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाफिज है वो है 1872 का एक्ट। ठीक है, दिस एक्सटेंड टू द होल ऑफ द पाकिस्तान एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। सितंबर 1872 से ये क्या है, नाफिजुल अमल है। और ये इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। ठीक है, वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ठीक है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग एज सच एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये क्या है वो बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है। जैसे हमने शुरू में स्टार्ट में पढ़ा था वो बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो हैं एग्रीमेंट हो सकते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट हो सकते हैं, वो होते हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। वो कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे, जब उन्हें परफॉर्म किया जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो क्या कहता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स होगा बाय लॉ यानी कि कुछ उसमें लवाजमात होंगे कानूनी तौर पर जो उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। वरना आगे हम चल के ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें वो एग्रीमेंट तो होता है लेकिन उसमें इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि वो फिर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देती हैं,
वाइड कर देती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। ठीक है, एक तो वो एग्रीमेंट होगा, दूसरा इन्फोर्सेबिलिटी मतलब कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसमें जो है इंसेंशियल्स एलिमेंट्स जो हैं वो उसको पूरा करेगा। अगर वो नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। एग्रीमेंट तो है मगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब हम चलते हैं जी, देखते हैं एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, जो हमने पहले शुरू में ही पढ़ा था कि वो जब अहद कर लेते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद, वो क्या होता है, प्रॉमिस। तो एग्रीमेंट क्या है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। एक अहद भी हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकते हैं। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जो क्या करते हैं, एक कंसिडरेशन को जन्म देते हैं, कंसिडरेशन को पैदा करते हैं, वो क्या कहलाता है, एग्रीमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पे कि ए ने बी से कहा कि आप मुझे 500 मन गंदम दे दें, ठीक है, उसके बदले मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। ठीक है, अब ये क्या है जी, ये एक ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, एग्रीमेंट यानी कि कंसिडरेशन। उसमें नेमुल बदल क्या है, एक पैसे दे रहा है, दूसरा क्या के दे रहा है, गंदम दे रहा है। ठीक है, अब आगे चलें तो प्रॉमिस को हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन द पर्सन मेक अ प्रपोजल। जैसे शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रोमिजर, प्रोमिजी, ठीक है, ये वही बता रहा है। व्हेन ए पर्सन मेक अ प्रपोजल ऑफर टू एन अदर एंड द सेकंड पर्सन एक्सेप्ट द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिस। एक बंदा दूसरे को ऑफर करता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। यानी कि इसको भी हम ये कह सकते हैं कि प्रॉमिस इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। यानी कि प्रॉमिस वो होगा जिसमें प्रपोजल होगी, ऑफर होगी और क्या होगा जमा, एक्सेप्टेंस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा। इसी तरह हमने पीछे पढ़ा एग्रीमेंट क्या है जी, एग्रीमेंट है इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कॉन्सिडरेशन। और उससे पीछे हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी क्या है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। एग्रीमेंट तो है लेकिन क्या है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आगे हम पढ़ लेते हैं जी कॉन्सिडरेशन। जैसे अभी मैंने बताया कि इसको हम ये भी कह सकते हैं, कॉन्सिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। जैसे मैंने वो 50,000 वाली और गंदम वाली मिसाल दी कि वो क्या कर रहा है कि वो कहता है कि मुझे आप गंदम दे दें, ठीक है, तो दूसरा कह रहा है कि मैं उसके बदले आपको क्या दे दूंगा, 50,000 दे दूंगा। ये क्या है कि एक बंदा कह रहा है कि मैं गंदम बेचना चाहता हूँ, दूसरा कहता है ठीक है आप मुझे दे दें, मैं उसके बदले आपको 50,000 दे दूंगा। ये क्या है जी, कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। एन एग्रीमेंट विल बी डन इफ बोथ पार्टीज गिव समथिंग एंड गेट समथिंग। कोई पार्टी ले रही है, कोई पार्टी क्या दे रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, कॉन्सिडरेशन कहलाएगी। अब हम थोड़ा सा इन्फोर्सेबल बाय लॉ को भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ में आती हैं। An agreement is enforceable by law. It is created legal obligation between the parties. जैसे हमने पहले बताया कि पहले उसको मैंने बताया कि एक क्या है, एग्रीमेंट है जो क्रिएट हुआ। An agreement is enforceable by law if it creates legal obligation. If it creates legal obligations, ठीक है, between the parties। क्या है, जो लीगल ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करेगा बिटवीन द पार्टीज, वो क्या होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही होगा ना। थस द टर्म एग्रीमेंट इज वाइडर देन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो कहता है कि एग्रीमेंट की जो टर्म है वो ज्यादा वाइड है कॉन्ट्रैक्ट से। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल एग्रीमेंट, जैसे हमने पहले कहा
but all the agreements are not contract. There are two types of agreement. इन्फोर्सेबल बाय लॉ को अगर देखा जाए तो वो कहता है कि इसकी दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं। एक तो है जी सोशल एग्रीमेंट, दूसरा है लीगल एग्रीमेंट। और सोशल एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पे कि एक बाप जो है अपने बेटे को 5,000 रुपये पॉकेट मनी देता है हर महीने, ठीक है। तो एक महीने वो नहीं देता, तो ये क्या है? ये है सोशल एग्रीमेंट। ए ने बी से कहा कि मैं आपको आज रात दावत दे रहा हूं, तो आप क्या है उस दावत पे तशरीफ ले आए, ठीक है। अब क्या है, अगर वो नहीं भी आता, बी नहीं भी आता, तो उस पे कोई ऑब्लिगेशंस या कोई इस तरह की कोई चीज़ जो उसे परफॉर्म लाजमी करना चाहिए थी, ऐसा नहीं है। ये क्या है जी? सोशल एग्रीमेंट है, जो हम अपने दोस्तों से भी करते हैं, रिश्तेदारों से भी करते हैं, अपनी फैमिली से भी करते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। सोशल एग्रीमेंट, अ सोशल एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, शुरू में ही मैंने बता दिया था। बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज, कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता पार्टीज में, ठीक है। इट इज ए सोशल एग्रीमेंट, द पार्टीज डू नॉट वांट टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। और दूसरी इसकी किस्म क्या है जी? वो है जी लीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट क्या है? वो लीगल नहीं है, तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। और दूसरा अगर लीगल एग्रीमेंट को देखें, वो बता रहा है कि अ लीगल एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, बिकॉज इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। सोशल एग्रीमेंट में क्या बता रहा था कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। इसमें क्या बता रहा है कि इट क्रिएट्स द लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। इन ए लीगल एग्रीमेंट द पार्टीज वांट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, ठीक है। इसमें क्या है कि पार्टीज क्या चाहती हैं, क्या क्रिएट करती हैं? वो लीगल रिलेशन क्रिएट करती हैं। वो क्यों करती हैं? कि उसमें हर किसी को अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज समझाई जाती हैं, जो हर कोई अपने हिस्से की परफॉर्म करेगा, और नहीं करता तो उसको क्या करना पड़ेगा कि एक तो उसको रिमाइंडर दिया जाएगा, नहीं देता तो फिर उसको हम कोर्ट के जरिए से भी परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। In business agreement, it is presumed that the parties want to create legal obligation, ठीक है जी। अब हम एक और मिसाल देख लेते हैं कि C invites B to dinner. B accepts the invitation but does not attend. जैसे मैंने पहले बताया, C cannot sue before damages. It is a social agreement. और legal agreement की हम मिसाल देख लेते हैं कि C promised to sell his car to B, ठीक है, फॉर 2 लाख। सी ने क्या किया? प्रॉमिस किया अपनी कार सेल करेगा 2 लाख रुपए में बी को। इट इज ए लीगल एग्रीमेंट। ये क्या है? लीगल एग्रीमेंट है, बिकॉज इट क्रिएट्स द लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि इसने इस एग्रीमेंट ने क्या क्रिएट किया? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। दिस एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ में 2 टाइप्स हैं। एक तो है सोशल एग्रीमेंट, दूसरा है लीगल एग्रीमेंट, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट वो हैं लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। और लीगल एग्रीमेंट क्या है? वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं और क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। जैसे कि हमने अभी मिसालों से भी देखा इसको। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं। एक चीज़ आप नोट कर लें, वो जो मैंने शुरू में भी बताई है कि प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। इनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो क्या है? वो प्रॉमिस नहीं होगा। और एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। इसमें भी अगर एक चीज़ कोई कम होती है या नहीं होती तो वो एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। आगे आ जाता है जी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी,
इन्फोर्सेबिलिटी जो मैंने शुरू में बताया था कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अभी भी मैंने बताया है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ और उसकी टू टाइप्स कौन सी हैं, सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं जी, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी कि एसेंशियल्स एलिमेंट्स क्या हैं ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि एक तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशंस है और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तीसरा है लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंट कैपेसिटी ऑफ द पार्टी है, लीगल फॉर्मेलिटी है, सर्टेनिटी टर्म्स है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड। इनको हम क्या करते हैं, वन बाय वन पढ़ लेते हैं। एसेंशियल्स एलिमेंट्स, ये याद रखिएगा कि अगर एक भी एसेंशियल्स एलिमेंट्स नहीं है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, एसेंशियल्स एलिमेंट्स का मतलब ही यही है कि ये चीज़ें अगर पूरी होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे। जैसे कि हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, शुरू से ही मैं बताता आ रहा हूँ कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रोमिजर और प्रोमिजी। ठीक है, अब ऑफर क्या है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे जी। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल द पार्टीज आर लीगली बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। इन ऑर्डर टू बी इन्फोर्सेबल एन एग्रीमेंट मस्ट पोजेस द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गिवन इन सेक्शन 10। ठीक है, सेक्शन 10 क्या है जी, सेक्शन 10 है जी, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, जो पार्टी की फ्री कंसेंट से बनाए जाएं, जिनमें कोई इन्फोर्सेबिलिटी ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। दूसरा क्या है जी, competent to contract for a lawful consideration and with lawful object and are not hereby expressly declared to be void. Where necessary, the agreements must satisfy the requirements of law regarding writing, attestation or registration. ठीक है, the essentials of a valid contract are explained। अब हम उसको वन बाय वन कर लेते हैं। पहला क्या है जी, पहला वो बता रहा है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। एन ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर क्या है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट का शुरू है, स्टार्ट है, सिरा है। एन ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड वन पार्टी and an acceptance of that offer by the other party। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं कि C offers to sell his cycle to B for 20,000। ठीक है, it is an offer and B accept the offer, there is a acceptance। सिंपल सी बात है कि C ने ऑफर की B को साइकिल बेचने की 20,000 में, तो बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो गई, सिंपल सा है कि सी ने ऑफर कराई बी को साइकिल की कि 20,000 में वो उसको सेल करेगा। ये क्या हो गई, ऑफर हो गई। और बी ने क्या किया, इसको ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। और ये क्या, बी की तरफ से क्या हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, कि एक और मिसाल देख लेते हैं कि A offers to sell his house to B, but B does not respond to him, then there is no contract। कि एक तरफ तो हमने किया कि पढ़ा, एक ने ऑफर दी, दूसरे ने उसको कबूल किया, एक्सेप्ट किया। एक तरफ क्या है कि A ने ऑफर की B को अपना घर बेचने के लिए, तो B ने क्या किया, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया। और उसके बाद क्या है जी, जब उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है।
If Mr. B shows his assent to purchase the house, then it will be a contract. अगर B क्या करता है, अपनी मर्जी अपनी राय शो करता है, उसको ये बताता है कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, मैं आपकी ऑफर को कबूल करता हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको उसकी मर्जी नहीं है, वो उसको खरीदना नहीं चाहता, तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है जी, दूसरा है लीगल ऑब्लिगेशंस, यानी कि इसको हम लीगल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस क्या हैं जी, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कि लीगल रिलेशनशिप। इट मीन्स डेट इफ वन पार्टी डज नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, ही शैल बी लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हमने देखा था कि सी ने ऑफर की थी बी को बाईसाइकिल की 20,000 की, ठीक है। वहाँ पे सी ने ऑफर की, बी ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। इट मीन्स डेट इफ वन पार्टी डज नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, he shall be liable for breach of contract. It is presumed in commercial agreements that the parties intend to create legal obligations. मिसाल के तौर he offers to sell his watch. C ने ऑफर की अपनी घड़ी बेचने के लिए B को 800 रुपए में। B agrees to buy. B ने क्या किया, एग्री किया। It is a ये क्या हो गया, it is a contract as create legal obligations. ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया लीगल ऑब्लिगेशंस के साथ, ठीक है। दूसरी मिसाल देख लेते हैं कि a husband promised to pay his wife an allowance of $30 every month, ठीक है। Later the parties separated and the husband refused to pay. बाद में क्या हुआ, वो पार्टीज क्या हैं, सेपरेट हो गई और हस्बैंड ने पैसे देने से इनकार कर दिया। Then the wife sued. वाइफ ने क्या किया, सू कर दिया। Held that the wife could not recover the amount as parties did not want to create legal obligations, ठीक है। ये केस लॉ भी है, बेलफोर वर्सेस बेलफोर। हम इसको कह सकते हैं कि आर एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। इट अराइजेज when parties know that if one of them does not fulfill his share of promise, he shall be liable for failure of contract, ठीक है। कि एक बंदा है, ऑफर दी दूसरे को और उन्होंने ऑफर एक्सेप्टेंस कर दी और दूसरा क्या करता है, उसको परफॉर्म नहीं करता, तो कौन होगा लाइबल, जिसने जो फेलियर का सबब बना, जो जिस पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, फेलियर हुआ, वो पार्टी क्या है, उस चीज़ की जिम्मेवार होगी। एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर डू नॉट क्रिएट रिलेशनशिप सोशल एग्रीमेंट, so there is no contract, only commercial agreements are contract। कि commercial agreements तो contract हो सकते हैं, वो जो हमने social agreement पढ़े थे वो contract नहीं हो सकते, because there is a legal relationship between the parties। कि क्या है कि legal relationship कहाँ पे create होता है, commercial agreements में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी शुरू में ही एक मिसाल दी थी कि एक बाप क्या करता है, बेटे को 5,000 रुपये पर मंथ देता है। उसके बाद क्या होता है कि 1 महीने या 2 महीने वो उसको 5,000 नहीं देता, तो वो क्या है जी, कि ये है एक सोशल एग्रीमेंट जिसमें लीगल रिलेशनशिप या लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होती, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे जी लॉफुल कॉन्सिडरेशन। लॉफुल कॉन्सिडरेशन क्या होगा कि जो हमने शुरू में पढ़ा कि कॉन्सिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, वो क्या होगा, समथिंग इन रिटर्न जो होगा वो लॉफुल होगा। यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा जिसमें जो लॉफुल कॉन्सिडरेशन है वो ना हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो कहता है कि आप मुझे
50,000 दें, उसके बदले में आपको क्या सप्लाई करूंगा, ड्रग सप्लाई करूंगा। ये क्या है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लीगल ही नहीं है, वो लॉफुल ही नहीं है, क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स में उसको रुकावट है, वो उसके क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसको हम देख लेते हैं कि lawful considerations means something in return. The agreement must be supported by lawful consideration on both parties. Consideration is the price paid by one party for the promise of the other party. An agreement is enforceable only when both the parties give and receive something. The something given or received is called consideration. ठीक है, consideration तो है, वो क्या होगी, lawful होगी। जैसा कि C agrees to sell his house to B for 10 lakh. 10 lakh is the consideration for C and house is the consideration for B. B के लिए consideration क्या है, घर है। C के लिए consideration क्या है, 10 lakh. C promises B to get him a government job and B promised to pay bribe of 1 lakh. ठीक है, ये है lawful consideration। इसमें आ रहा है कि नहीं, कि C ने प्रॉमिस किया B से कि वो उसको जॉब दिला देगा, किसके बदले में, 1 लाख रुपए में। अब वो क्या कहता है कि दिस एग्रीमेंट इज वाइड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अनलॉफुल, कि ये क्या है, एग्रीमेंट वाइड है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनलॉफुल है। ठीक है, जिसमें वो कहता है कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा, उसके बदले में मैं 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या जितनी अमाउंट वो यानी कि आपस में तय करते हैं, तो वो क्या है कि लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। जैसे मैंने शुरू में एक ड्रग्स की मिसाल दी है। ठीक है, एक और मिसाल देखते हैं कि बी प्रोमिसेस टू टीच सी विदाउट चार्जेस। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज फॉर बी देयर इज नो कॉन्सिडरेशन। कि एक बी ने क्या किया कि सी को ऑफर कराई कि यानी कि उससे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, टीच करूंगा विदाउट एनी चार्जेस, कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। तो वो क्या कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्सिडरेशन ही नहीं है। क्योंकि बी तो चलो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पढ़ा दूंगा, उसके बदले में कुछ ले ही नहीं रहा। कॉन्सिडरेशन तो हमने यही पढ़ा था ना कि एक तरफ से गिवन होता है, दूसरी तरफ से टेकन होता है। अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो कहता है कि मैं घर बेचना चाहता हूँ 10 लाख में, ठीक है, एक के पास घर जा रहा है, दूसरे के पास 10 लाख जा रहे हैं, ये क्या है, कॉन्सिडरेशन है, लॉफुल कॉन्सिडरेशन है। और एक तरफ वो कहता है कि मैं आपको सिखाऊंगा या मैं आपको ये चीज़ आता हूँ या ये मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगा। तो वो क्या है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें कॉन्सिडरेशन ही नहीं है। ठीक है, उसमें गिवन एंड टेकन है ही नहीं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जिसमें लॉफुल कॉन्सिडरेशन नहीं होगी वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे हमने ड्रग्स का पढ़ा, जैसे हमने वो जॉब की मिसाल ली। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये अनलॉफुल कॉन्सिडरेशन में आती हैं और ये के कॉन्ट्रैक्ट में लाई नहीं होती। अगर इसको हम इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स देखें तो consideration is the price paid by one party for the promise of the other party. According to the section 23 of Contract Act 1872, the consideration of an agreement is lawful if it is, ठीक है, कि consideration क्या है एग्रीमेंट की, वो lawful होगी अगर ये चीजें उसमें शामिल हों। क्या है जी, नॉट फॉरबिड बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ, नॉट फ्रॉडलेंट, नॉट इन्वॉल्व इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, नॉट इमोरल, नॉट अपोज्ड टू
पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, एग्रीमेंट कहलाएगी अगर ये चीज़ें उसमें शामिल हैं कि वो लॉ के ख़िलाफ़ नहीं है, लॉ ने उसको रोका नहीं हुआ, या फ्रॉड नहीं है उसमें, इमोरल नहीं है, या पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं है। ठीक, जैसे कि ए बी एंड सी एक एग्रीमेंट में शामिल होते हैं एक मुश्तरका मफाद के लिए, उनका जो मकसद क्या होता है, फ्रॉड का है, यानी कि हम इस फ्रॉड से जो भी हमें प्रॉफिट होगा या जो भी हमें गेन होगा वो हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। ये क्या है जी, ये अनलॉफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा ये कि ए प्रॉमिस बी टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन विच ही हैज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी, ठीक है, एंड बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन। This agreement is void as its object is unlawful। क्या है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, तो क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है क्या है, ये वाइड कहलाएगा। अब इसको देख लेते हैं इमोरल के ए हु इज बीज मुख्तार, ठीक है, जैसे कि आम लफ्ज़ों में देखा जाता है कि मैं इसको अपना मुख्तारनामा दे देता हूँ कि ये मेरा मुख्तार रहेगा, यानी कि जो मेरी डीलिंग्स हैं ये उसको डील करेगा। उसमें ए हु इज़ बीज मुख्तार, बी का क्या है, मुख्तार है, प्रॉमिस टू एक्सरसाइज हिज इन्फ्लुएंस एज सच विद बी इन फेवर्स ऑफ सी, बी के बिहाफ पे क्या करेगा कि सी को क्या फेवर देगा, एंड सी प्रोमिसेस टू पे, सी ने क्या किया कि मैं आपको, ठीक है आप मुझे फेवर दे दें, इसके बदले में मैं आपको 1 लाख रुपए या 50,000 तक दे दूंगा ए को। तो क्या है कि ये एग्रीमेंट वाइड है क्योंकि ये इमोरल है, ठीक है, वही जो हमने पीछे पढ़े हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एग्रीमेंट इफ इट इज, यानी कि इसमें एक इमोरल भी था, ठीक है। दूसरा ये कि ए एग्रीज टू लेट हर डॉटर टू हायर टू बी फॉर कॉन्क्यूबिनेज, यानी कि किराए के तौर पर साथ रखना वो औरत जो वो नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से किसी के साथ रहे। वो भी क्या कहता है कि द एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज इट इज इमोरल, letting may not be punishable under the पाकिस्तान पेनल कोड, लेकिन ये क्या है कि पनिशेबल नहीं है पाकिस्तान पेनल कोड में, ठीक है तो वो अनलॉफुल, लेकिन क्या है कि इसकी पाकिस्तान पेनल कोड में कोई सज़ा मुकर्रर नहीं की गई। अब चौथा क्या है जी, चौथा है जी कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, यानी कि कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एग्रीमेंट कर रही हैं, कि वो कॉम्पिटेंट भी हैं कि नहीं है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ला भी करते हैं या नहीं करती, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कि एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल इफ इट इज मेड बाय द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो करेंगे एग्रीमेंट जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। इन ऑर्डर टू बी competent to contract, it is essential that the parties must be of the age of majority of sound mind and not disqualified from contracting by law, ठीक है। An agreement with incompetent person is not a valid contract। वो क्या कह रहा है कि capacity of the parties यानी कि competent to the parties कौन कौन सी होंगी, जिसमें माइनर नहीं होगा, साउंड माइंड होगा बंदा, अनसाउंड माइंड नहीं होगा, तीसरा वो जो डिस्क्वालिफाइड ना हो लॉ की तरफ से, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, it is also essentials for a valid contract the parties must be competent to the contract। every person is not competent to contract
द पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट आर, कौन कौन से हैं, हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, हु आर ऑफ साउंड माइंड, हु आर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। अब माइनर को देखें जी, माइनर कौन है, माइनर नाबालिग शख्स को यानी कि नाबालिग को कहा जाता है जो शख्स 18 साल से कम उम्र का हो। यानी अगर अदालत ने इसका कोई अगर सरपरस्त मुकर्रर किया हुआ है तो इसकी जो माइनॉरिटी है वो कब ख़त्म होगी, 21 साल की उम्र में। अगर अदालत ने इसका कोई सरपरस्त मुकर्रर किया हो तो 21 साल की उम्र तक वो मुल्की कानून के तहत नाबालिग कहलाएगा, लेकिन कानून बलागत 1875 1875 ने इस मौजू से मुतालिक शख्सी कवानीन को बाज़ एक्सेप्शंस के साथ मनसूख करार दिया है। यानी कि बिलअमूम अगर इस्लामी शरह से देखा जाए तो शरह इस्लाम के तहत जब तक किसी शख्स की उम्र 15 साल ना हो जाए वो नाबालिग कहलाएगा। एक नाबालिग शख्स कानूनन मुआहदा करने का अहल नहीं है, लेकिन वो अपने मुआहदा से औरों को पाबंद कर सकता है, जबकि खुद इस पर पाबंदी आयद नहीं होती। लेकिन अगर नाबालिग खुद को बालिग ज़ाहिर करे और फरीक सानी को ये बारआवर कराए कि वो बालिग है और उसे मुआहदा करने की कानूनी हक हासिल है, इसको तकमील मुआहदा पर आमादा किया हो, तो इस बिना पर कि वो बावक्त मुआहदा वो नाबालिग था, इस मुआहदे की निस्बत फसख मुआहदा का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ऐसा मुआहदा जो नाबालिग को ज़रूरत ज़िंदगी की बाहम रसानी की गर्ज से किया जाए, अदालतों ने काबिल नफाज करार दिया है। नाबालिग हलफ उठाने के काबिल भी नहीं होते। दूसरा कौन सा है, साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि अनसाउंड माइंड ना हो, कोई मजनून, कोई पागल, कोई इस तरह का शख्स ना हो जिसका जहन जो है वो काम ना करता हो, वो भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। आगे जाके हम पढ़ेंगे एक और कंडीशन भी आती है जिसमें एक शख्स है जिसका कभी कभी दिमाग यानी कि आउट हो जाता है, वो उसकी सोचने की ताकत, जो करने की ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, बाद में वो ठीक भी हो जाता है। तो वो कहते हैं कि एक तरफ वो उसका कॉन्टैक्ट वैलिड होगा जब वो अपने होश व हवास में होगा, जब वो इस बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। और तीसरा कौन है जी, हु आर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको कानून की तरफ से डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, वो भी क्या है, कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि एम अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड एग्रीज टू सेल हिज हाउस फॉर टू सेल हिज हाउस टू एस फॉर 20 लाख, इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों वैलिड नहीं है, वजह वही है जो पहले हमने बताया कि वो अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वैलिड नहीं है। और दूसरा है जी सी एज 20, सी है जिसकी उम्र है 20 साल, प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 लाख, इट इज़ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने अभी पढ़ा कि माइनर कौन है, 18 साल की उम्र तक, ठीक है। अगर उसका सरपरस्त या गार्डियन है तो 21 साल की उम्र। अगर वो इधर मिसाल में बता रहा है कि सी जो है 20 साल की उम्र का है और वो कार सेल कर रहा है बी को 3 लाख की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, बिकॉज सी इज़ कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज सीज एज इज़ 20 नॉट लेस देन 18। ठीक। A minor borrower 10,000 from B and promises to return it with 6 months. It is not a valid contract as A is not a competent to a contract. के माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही नहीं है क्योंकि वो अनकम्पिटेंट है, ठीक है।